हाँ होमीस एक न्यू मानवा को अब मैं वापस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और हाँ, वो जो स्वॉर्डमैन वाली मानवा है ना, उसे मैं कंटिन्यू करूंगा, फिक्र मत करो। और हाँ, मैंने काफी टाइम से यहाँ पे कोई न्यू मानवा को ट्राई नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने इसे पिक कर लिया। और हाँ, मैं ये स्वॉर्डमैन के एपिसोड 2 को डालने की उसी रात बना रहा हूँ, तो कहना मत कि यहाँ पे एपिसोड 3 का है स्वॉर्डमैन का, वो आ जाएगा, बस उस पर सही रिस्पॉन्स आ जाए पहले। पर अभी बिना ज्यादा बकवास किए हम कहानी की तरफ बढ़ते। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जा रहा होता है कि जो कियान तियान कॉन्टिनेंट है ना, उसके अंदर जो डिमोनिक सेक्ट की पावर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है, और जो इनके लोग है वो भी स्ट्रॉन्ग बने जा रहे हैं, और जो राइटिया सेक्ट है वो भी इनकी वजह से काफी मुश्किलों में जी रहे हैं। पर जो इस सेक्ट का मास्टर है, इस डिमोनिक सेक्ट का मास्टर वांगबा, वो यहाँ पे राइटिया सेक्ट से आता है, और ये एक राइटिया पाथ का बंदा होता है। और इसका टैलेंट तुम देख के आराम से बोल दोगे कि ये जो बंदा है इसका फ्यूचर यहाँ पे काफी ब्राइट होने वाला है। पर पता नहीं क्यों इसने यहाँ पे अचानक से बुरा बनने का सोच लिया, और इसने अपना यहाँ पे एक डिमोनिक सेक्ट बना लिया और एक डार्कनेस का पाथ चूज कर लिया। और ये बंदा यहाँ पे लोगों को तंग भी करता था, पर साथ ही साथ ये उनको सफरिंग से भी निकालता था। और जो राइटिया सेक्ट के लोग थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे वांगबा को जाके चैलेंज करेंगे और इसे यहाँ पे जीत के आएंगे, पर आज तक यहाँ पे कोई भी इसे जीत के नहीं आ पाया। और ज्यादातर लोग तो इसके साथ डिसेबल से हारे थे। पर यहाँ पे कहा जाता है ना कि जब पानी यहाँ पे फुल हो जाए तो वो गिरने लग जाता है। वांगबा के साथ भी यहाँ पे ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो उसके रिसोर्स थे वो भी खत्म हो चुके थे, और जितनी इसने यहाँ पे मेहनत की थी वो भी सारी बेकार जाती दिख रही थी, क्योंकि जो इसकी कल्टीवेशन थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और इस ट्रेजिक के एंड के साथ जो वांगबा को डिमोनिक सेक्ट था वो भी यहाँ पे बिल्कुल बिखर चुका था, और डिमोनिक सेक्ट के डाउनफॉल के साथ जो उसके वहाँ पे 4 डिसेबल्स थे वो भी यहाँ पे गुम हो चुके थे। और इसके बाद हमें 1000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की किसी पोर्टल या गेट के पास आए होते हैं, और वो लड़का कहता है कि युदान, मुझे ऐसा लगता है कि डिमोनिक सेक्ट ग्रेट लीडर वांगबा अंदर ही होंगे। युदान भी कहते हैं कि सीनियर रोजी, मुझे भी पता है कि वो अंदर होंगे, पर वो पहले से यहाँ पे मर चुके, पर मैं यहाँ से सेंस कर पा रही हूँ कि इस जगह के अंदर कोई तो खतरा है, इसीलिए हमें बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। और ये सुन के वो जी कहते हैं कि तुम यहाँ पे डर किस चीज से रही हो, मुझे पता है कि जो वांगबा है उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर लोगों के लिए यहाँ मुश्किलें खड़ी की थी, पर साथ ही साथ उसने यहाँ पे लोगों को बेनिफिट भी दिया था, वो एक अच्छा बंदा भी था। और जैसे ही वो अपना पहला कदम अंदर रखते हैं तो वहाँ भी उसे एक अलग सी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का करंट महसूस होता है। पर जो युदान होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर, क्या ये वही चीज है? और जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा तालिस्मान उन्हें दिखता है, और ये देख के वो जी कहता है कि वाह, एक माउंटेन चेनिंग तालिस्मान। पर जो युदान होती है वो कहती है कि ये जो माउंटेन चेनिंग तालिस्मान है ना, ये हजारों साल से यहाँ पे, और अगर हमने इसे इस बार यहाँ पे ब्रेक नहीं किया तो हम हमेशा के लिए यहाँ पे फंसे रह जाएंगे। वो जी कहता है कि अच्छा ये बात है, ऐसे तालिस्मान को तो तोड़ना मेरे लिए बाएं हाथों का खेल है। और उसके बाद अपने कोई फायर की टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसे देख के युदान कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर के पास यहाँ पे इतना पावरफुल टैलेंट भी होगा। वो जी कहता है कि ऐसा तालिस्मान तो मेरे नेसेंट्स और आइस के सामने बिल्कुल टिक ही नहीं सकते। और उसके बाद वो अपने किसी चीज से ब्रीथ निकालते हैं आग की, जिससे वो जो माउंटेन होता है वही टूट जाता है, और उस माउंटेन के अंदर से एक आंखें निकलती है जो जाग चुकी थी, और ये आंखें किसी की नहीं, वांगबाओ की थी। और वांगबाओ भी कहता है कि एक मिनट, क्या अभी भी मैंने यहाँ पे टाइम ट्रेवल किया? पर फिर वो अपना सर पकड़ के कहता है कि एक मिनट, ये जो मेमोरीज है ये क्या मेरी पिछली लाइफ की? नहीं, मैं यहाँ पे इस बॉडी के अंदर ट्रांसमिग्रेट होके आया हूँ, और ये बॉडी यहाँ पे एक डिमोनिक सेक्ट के लीडर की, जो कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग था, पर अब उसके पास यहाँ पे कोई कल्टीवेशन का टैलेंट ही नहीं है। और अगर यहाँ पे सब ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पे पहला बंदा होऊंगा जो सफोकेटिंग से मर जाएगा, और उसका यहाँ पे टाइम ट्रेवल भी फेल हो जाएगा, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पर सबसे पहले कोई मुझे चीज के तो अंदर से निकालो, जल्दी खोलो, कहाँ फंसा हूँ मैं? पर वहीं पर बाहर युदान और वुजी के सामने एक लड़का आता है या लड़की आता है, इसका नहीं पता, क्योंकि मानवास के अंदर जेंडर का पता ही नहीं चलता फेस से। पर छोड़ो, वो लड़का पूछता है कि तुम दोनों में से यहाँ पे तालिस्मान को तोड़ा किसने? वुजी पूछता है कि तुम कौन हो? वो लड़का बोलता है कि मैंने जो पूछा तुम मुझे उसका जवाब दो, कि मेरे मास्टर को यहाँ पे उनकी नींद से किसने उठाया? यहाँ पे किसी का भी आना अलाउड नहीं है। वुजी कहता है कि मास्टर, ओ हाँ, अब मुझे याद आया कि वो जो डीमन लीडर था उसके पास यहाँ पे 4 डिसेबल्स है, जो तुम उनमें से एक हो गए, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसे यहाँ पे कोई गार्डियन की तरह स्टॉर्म को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। और ये लड़की है, वो कहती है कि जो मेरा मास्टर है वो यहाँ पे कोई डीमन नहीं और ना ही वो कोई डीमन लीडर है। वो जी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे आके मेरे को काफी मुश्किलें देखने को मिलेंगी, पर मेरे सामने बस एक बुद्धू सा गार्डियन खड़ा हुआ है। और ये सुन के वो कहती है कि शाओ सी, यहाँ पे कोई बुद्धू लड़की नहीं, और हाँ, इसका नाम यहाँ पे शाओ सी है, और हम बस इसे सी कहेंगे। पर जो वुजी होता है वो कहता है कि यहाँ पे तुम भी एक डीमन लीडर को फॉलो कर रहे हो, तो तुम भी यहाँ पे कोई बुरे बंदे ही हुए ना, और इसी वजह से तुम यहाँ पे मरना भी डिजर्व करती है, तो मैं सबसे पहले तुमसे ही शुरू करता हूँ। और यही कहने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर जो सी होती है वो ये देख के गुस्से में आ जाती
जाती है और वो बस अपना एक मुक्का घुमा के उसे दूर फेंक देती है। वो उसकी एग्जिस्टेंस ही वहाँ से मिटा देती है। पर वह भी पीछे एक पत्थर के कोफिन के अंदर से एक मुक्का निकल के आता है जो उस कोफिन को तोड़ देता है और वो किसी ने नहीं हमारे वांग बाव ने तोड़ा होता है। और वो कहता है कि ये जो बॉडी है ये यहाँ पे काफी अच्छी तो है, पर अगर मैं ऐसा करता रहा तो मैं अपने लिए यहाँ पे कब्र खुद ही खोद लूंगा, तो अगली बार से मुझे जरा सावधान रहना पड़ेगा। पर जब वो बाहर आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आती, पर जब उसे सी देखती है तो उसे देख के वो कहता है कि डैम इट, मुझे लगता है कि इस बंदे की पास्ट लाइफ के अंदर काफी एनिमीज भी थे और उसे देख के ऐसा लगता है कि ये मेरी यहाँ पे खुद कब्र खोदने आई है। और वांग उसे कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने आपको यहाँ पे आके डिस्टर्ब किया और मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे मरा होना चाहिए था, तो मैं जाके मर जाता हूँ। और वापस वो ताबूत के अंदर जाके लेट जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं। पर सी उसके पास आके वहाँ पे थोड़ा बहुत रोने लगती है और वो कहते हैं कि मास्टर आप मुझे वापस यहाँ पे छोड़ के तो मत जाए, मैं वापस अकेले हो जाऊंगी, तो प्लीज आप बाहर आ जाए। और ये सुन के वांग कहता है कि ये मुझे मास्टर कह रही है, तो क्या मेरे पास यहाँ पे डिसेबल्स भी हैं? हाँ, अभी मुझे याद है कि इसके मेमोरीज के अंदर 4 डिसेबल्स का जिक्र भी था, ये शायद से उनमें से एक हो गया। और वो उसे कहता है कि शाओसी तुम यहाँ पे रोना बंद करो और अपने मास्टर के मुंह से इस कोफिन का ढक्कन उठाओ, वरना मैं ऐसे ही सफोकेट होकर मर जाऊंगा। और उसके बाद वहाँ से निकल भी जाता है और शाओसी भी उसे आके गले लगा लेती है और वो कहते हैं कि मास्टर आप वापस से जिंदा हो चुके हो, आप वापस से मेरे पास आ चुके, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। वहाँ कहता है कि हाँ सब कुछ तो ठीक है, पर तुम मुझे क्या बता सकते हो कि पास्ट के 1000 सालों के अंदर यहाँ पे सब कुछ क्या हुआ? और उसके बाद हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्क्रोल के अंदर सब कुछ लिखा होता है और उसके अंदर लिखा होता है कि जो उसका पहले डिसेबल होता है वो यहाँ पे 5 पॉइजन प्लेस का लीडर बन गया होता है, और जो उसका दूसरा डिसेबल होता है उसका यहाँ पे अता पता कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल लापता होता है, और इसका तीसरा डिसेबल राइटियस अलायंस का लीडर बना होता है। और ये सब पढ़ के वांग भी कहता है कि इन 1000 सालों के अंदर जितने भी मेरे डिसेबल्स थे उन्होंने यहाँ पे अपने को काफी अच्छा ग्रो भी किया और वो काफी अच्छे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी बने। बस ये उसके पास आके कहता है कि 3 दिन बाद आपके मरने की एनिवर्सरी है और जो सीनियर सिस्टर होगी वो यहाँ पे आपको ट्रिब्यूट देने आएगी, पर वो आपको जिंदा देख के काफी खुश होगी। और ये सुन के वांग भी कहता है कि 5 पॉइजन प्लेस मेरे यहाँ पे एक डिसेबल से चलता है जो फीमेल है, और बस सोचो कि जो उसका पैलेस होगा वो भी यहाँ पे फीमेल डिसेबल से मेरी भरा होगा तो कितना मुझे मजा आएगा। पर नहीं, यहाँ पे इस चीज का वक्त नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे याद आया कि जितने मेरे डिसेबल्स थे वो मेरे को कभी छोड़ के नहीं गए थे जब मैं यहाँ पे जिंदा था, और खास तौर पर एल्डेस्ट और थर्ड मेरे को यहाँ पे मारने का ट्राई करते रहते थे और उन्होंने मुझे मारना अपना एक तरह से सपना बना लिया था। और उन्हें अगर पता चला कि मैं यहाँ पे बिल्कुल यूजलेस बन चुका हूँ तो मुझे वो बहुत गंदी मौत देने वाले हैं। और वांग को परेशान देख के सी पूछता है कि मास्टर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वांग कहता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, पर अभी मुझे यहाँ पे अपना एक काम याद आया जो कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है और उस मैटर को अभी फिनिश करना होगा वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। सी बोलता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, और इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे वांग एक कोने में बैठा होता है और उसे देख के सी पूछ रहा होता है कि मास्टर क्या आप बस यहाँ पे बैठने के लिए आए? वांग कहता है कि नहीं, मुजरा करने के लिए आया हूँ, करेगा? और क्या तू देख नहीं पा रहा कि मैं एक मास्टर होने के नाते यहाँ पे अपनी सारी पास की फीलिंग्स को रीडिस्कवर करना चाहूँ, पर तू मेरे सर में आगे बार बार दर्द कर रहा है तो कहीं और जाके मर जा। सी कहता है कि नहीं मास्टर, मैं आपके साथ यहाँ पे रहूंगा और मैं यहाँ पे किसी से भी नहीं डरता। यहाँ पे बेशक कोई भी कल्टिवेटर आ जाए, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज से भी ऊपर, मैं उसे भी यहाँ पे भिड़ लूंगा बस आपको बचाने के लिए, और मैं उसे यहाँ पे मार भी दूंगा अपने हाथों से। और ये सुन के वांग कहता है कि वाह, ये काफी यहाँ पे निडर है, तो मेरे डिसेबल प्यारे डिसेबल बस मुझे यहाँ पे आराम से ध्यान लगाने थे। और उसके बाद वो आंखें बंद करता और उसकी मेमोरीज के अंदर जाते जहाँ पे उसे काफी ज्यादा टेक्निक्स के स्क्रॉल मिलते हैं। और ये सब देख के वो भी कहता है कि इसके मेमोरी के अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा कल्टीवेशन की टेक्निक से पर सारी मेरी औकात से बाहर है। पर नहीं, एक मिनट, यहाँ पे एक तो है ये टेक्निक यहाँ पे सबसे स्पेशल है और सबसे अलग है, और इसका नाम यहाँ पे एंशिएंट हेवन डिवोरिंग है। और अगर मेरे को इस स्किल को प्रैक्टिस करना है तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपनी कल्टीवेशन को अबंडन करना पड़ेगा। वाह, और मैं यहाँ पे शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जो ओरिजिनल बॉडी होगी उसने इसे कभी प्रैक्टिस नहीं किया होगा, पर अभी मैं इसे यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई कल्टीवेशन ही नहीं लोल। पर अभी मुझे यहाँ पे बिना टाइम गवाए इसे यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद हमें 15 मिनट्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना वांग कह रहा होता है कि तो फाइनली मैं यहाँ पे की रिफाइनिंग के स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। और जितना मैंने इसकी मेमोरीज के अंदर देखा है कि अगर मुझे की रिफाइनमेंट के स्टेज पे जाना होगा तो वो मुझे यहाँ पे 1 साल लेगा, पर मैं यहाँ पे यकीन नहीं कर पा रहा कि मैंने बस 15 मिनट के अंदर इसे पा लिया। और ये सब देख के सी भी बोल रहा होता है कि मास्टर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है आपके साथ। और मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये यहाँ पे एक लड़की है, और जो सी होती है वो अपने वांग के काफी नजदीक आ जाती है जिसे देख के वांग काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं सब कुछ यहाँ पे ठीक है, कुछ गलत नहीं। पर सी कहती कि नहीं, अभी भी मैंने यहाँ पे फील किया था कि आपकी कल्टीवेशन की रिफाइनिंग पर है
और ये सुन के वांग बोलता है कि वाह, इसने पहले यहाँ पे फिगर कर लिया। और उसके बाद वो खड़ा होते हुए भाषण मारता है कि मैं यहाँ पे बेटा काफी डाउन टू अर्थ बनता हूँ और एक मास्टर होने के तौर पर मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंस पता है लॉ की और मैं यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग भी हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अगर यहाँ पे अपनी लॉ की ना रखूँ तो मेरी कल्टीवेशन दूसरे लोगों को हार्म करे, जो यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग है जिनके पास कल्टीवेशन ही नहीं और इनोसेंट लोगों को यहाँ पे दर्द दे के मिलेगा ही क्या। और ये सब यहाँ पे सीख की दिमाग में तो शायद से नहीं आ रहा होता। तो अपना वांग कहता है कि चलो डिसेबल, हम यहाँ पे जाके पहाड़ों में मुर्गी खाते हैं और वैसे भी मुझे यहाँ पे काफी भूख लगी हुई है। और यह सुनकर सी कहता है कि गोल्डन कोर स्टेज पे होने के बाद किसी को तो भूख नहीं लगती। वांग कहता है कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सपीरियंस वापस से करना चाहता हूँ, तो जल्दी चलो। और इसके बाद हमें एक सिटी दिखाई जाती है जिसका नाम हमें तो नहीं बताया जाता, पर वहाँ पे एक बंदा कंप्लेन कर रहा होता है कि जो जेंग यांग सेक्ट है वो यहाँ पे काफी बुरा है क्योंकि वो यहाँ पे फालतू में दूसरे सेक्ट को पूरा खत्म करी जा रहा है। और वहाँ पर बैठ के वांग भी सब सुन रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है, मेरी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा तो हो रहा है, पर शायद से मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं टाइम ट्रेवल करके पास में आ चुका और यहाँ पे आके मेरे को इस एक्सपीरियंस का मजा लेना चाहिए और मैं यहाँ पे क्यों फालतू में टेंशन पालूं। और उसके बाद वो वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमता, कुछ लोगों से बात करता है, पर जब वो वहाँ पे देखता है लोगों की ताकत तो ये देख के उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि कौन इसे एंजॉय करना चाहेगा। और जितना मुझे याद है कि टीवी के ऊपर बताया जाता था कि जो एंशियंट वुमेन होती वो काफी ब्यूटीफुल होती है और उन्होंने यहाँ पे एंशियंट कॉस्ट्यूम पहने होते और वो स्ट्रीट के ऊपर होती है, पर मुझे तो यहाँ पे कोई भी ब्यूटीफुल वुमेन दिख ही नहीं रही दूर दूर तक। बस ही पूछ रही कि मास्टर ये टीवी क्या। वांग कहता है क्या अरे तुम अभी यहाँ पे काफी छोटे हो इन सब चीजों को समझने के लिए, तो थोड़े से बड़े हो जाओ। और वो दिल दिल में कहता है कि जब ये बड़ी हो जाएगी तब ये खुद ही यहाँ पे चीज के बारे में भूल जाएगी। पर अभी उसे आवाज आती है कि ए चिकने इधर आना, तेरे साथ यहाँ पे थोड़ी कबड्डी खेलते। और ये सुन के वांग कहता है कि यही वो जगह जहाँ पे मुझे ब्यूटीफुल वुमेन मिलेंगी। थैंक गॉड कि मैं यहाँ पे सही सलामत आ गया। पर अभी अंदर से एक औरत आती है और वो कहते हैं कि ओ यंग मास्टर क्या आपको कुछ चाहिए। वांग कहता है कि हाँ, सबसे पहले तो इसे तुम यहाँ पे एक टेबल और ड्रिंक दे दो और मुझे यहाँ पे 1000 खूबसूरत औरतें चाहिए। वो भी बोलते कि ओ ठीक है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दरवाजे के अंदर से एक ब्यूटीफुल वुमेन निकल के आ रही होती है और जो उसके अरमान होते वो भी दिख रहे होते और वो कहते हैं कि यंग मास्टर हम सब यहाँ पर हैं। और वांग भी उनके बीच में जाके बैठा होता है और वो कहता है कि तुम सब कितनी खूबसूरत हो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ और देखो तुम्हारे अरमान कैसे हिल रहे हैं। और अभी वो औरत अंदर आती है और वो कहती है कि यहाँ पे तुम अपनी बकवास बंद करो और सभी जल्दी से लुआंगफेंग टावर के पास जाओ क्योंकि वहाँ पे एक सेरेमनी हो रही है और मुझे माफ करना है कि आपको मैंने यहाँ पे डिस्टर्ब किया। और इसके बाद हमें लुआंगफेंग टावर दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कोई अनाउंसमेंट कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि होली डीमन का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे और हम किंग शान सिटी के अंदर आज एक इम्पोर्टेंट मैटर को अटेंड करने आए और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे साथ कोऑपरेट करें। और वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमने सुना है कि जो होली सेक्ट है वो यहाँ पे प्लानिंग करे एक सैक्रिफिशियल सेरेमनी करने की, पर हमें ये नहीं पता कि सच या झूठ। पर वो बंदा कहता है कि जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाली थी, जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है वो रह जाए, पर जिन्होंने नहीं करना वो यहाँ से निकल जाओ। और वहाँ पे दो लोग भी बात कर रहे होते हैं कि यार ये इतने टाइम बाद सेरेमनी आती तो कौन इसे यहाँ पे छोड़ना चाहेगा। और वांग भी वहाँ पे खड़े होकर सब सुन रहा होता है और वो कहता है कि होली सेक्ट, ओ हाँ अभी मुझे याद है कि जो इस बॉडी की ओरिजिनल सेल्फ थी उसका भी इनसे कोई कनेक्शन था या फिर वो इन्हीं के अंदर में से था, मतलब होली सेक्ट के अंदर से आया था, ऐसा कुछ गलत मत लेना। पर वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं वो अपने यहाँ पे ये स्टार्ट करने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि कर क्या आ रहे हैं, पर यहाँ पे कोई टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो लोग कोई मंत्रा या ऐसा कुछ पढ़ रहे होते हैं कि हागिमान शिवा। और ये सुन के वांग कहता है कि एक मिनट, ये कहीं तो सुना सुना लग रहा है। पर वो जो लोग होते हैं वो से और कंटिन्यू करते हैं कि मगोला एंड शिवा, पता नहीं क्या है। वांग कहता है कि ये जो भी पढ़ रहे इसे सुन के ऐसा लगता है कि ये मैंने कहीं तो सुना पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे। पर वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सारे अपनी बॉडी से कंट्रोल खोने लगते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें यहाँ पे सहारे के लिए भी कुछ चाहिए होगा और कोई तो हमारी मदद करो वरना हम ऐसे ही मर जाएंगे। वो लोग भी बोलते हैं कि अरे शांत हो जाओ, इतने कोई बड़ी बात नहीं। वांग भी सोच रहा होता है कि ये जो ग्रीन गैस है ये मुझे सही नहीं लगी, बेशक मेरा कल्टीवेशन लेवल लो है पर फिर भी मैं इसे सेंस कर पा रहा हूँ और इस गैस के अंदर यहाँ पे एक एरिया है जो इस गैस के साथ ही मिला हुआ है। सी पूछती है कि मास्टर उन्हें देख के ऐसे लगता है कि वो लोग बुरे बंदे, तो क्या मैं उन्हें जाके मार सकती हूँ। वांग
वांग कहता है कि तुम यहाँ पे एक अच्छे डिसेबल हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जस्टिस का ठेका अपने सर पे उठाए रखा है। इन सबको इनके हाल पे ही छोड़ दो। पर वही वहाँ पे एक पोर्टल भी खुल जाती है और वो लोग बोलते हैं कि सब लोगों को ये रास्ता यहाँ पे एक मिस्टीरियस प्लेस के पास लेके जाएगा और जितने भी लोग हैं उन्हें इसके अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज को लाना पड़ेगा। और हम अंदर इसलिए नहीं जा सकते कि हम होली से के डिसेबल से और हमारे ऊपर कुछ रूल्स है जिनकी वजह से हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। पर अगर तुम में से कोई अंदर चला गया और वहाँ से वो आइटम लिया जिसकी होली से को जरूरत है, तो होली से तुम्हारी यहाँ पे कल्टीवेशन में मदद करेगा और वो तुम्हें वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज तक लेके जाएगा और एडिशनल में वो तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा जिसकी तुम्हें अपनी कल्टीवेशन जर्नी के अंदर जरूरत पड़ेगी। और ये सुन के वो सब कहते हैं कि क्या ये सच बात है, आप यहाँ पे कोई झूठा वादा तो नहीं कर रहे। और वहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं कि इस स्टेज तक जाना काफी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों का तो ये सपना होता है, पर हम दोनों भाई, हम दोनों तबाही, हम दोनों एक साथ यहाँ पे जाएंगे और इस अपॉर्चुनिटी को पाएंगे, क्या बोलते हो। और ये सुन के वहाँ भी बोलते हैं कि क्या पागल बंदे खुद ही मौत को दावत दे रहे। पर वो बंदे कहते हैं क्या वो आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, आप में से अभी तक कोई भी बंदा नहीं हिला और अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे एक और डिवाइन स्किल को ऐड कर देते, तो अब आपको कैसा लगा। पर वांग सोच रहा होता है कि ये सब लोग यहाँ पे बिल्कुल पागल बंदे, क्योंकि ये जो एरियर फेनोमेनन है इसके अंदर जब ये लोग चले जाएंगे तो जो इनकी जर्नी होगी वो लाइफ एंड डेथ की हो जाएगी। पर वहाँ पे जो सी होती है वो कहती है कि मैं भी अंदर जाना चाहूंगी, पर वो बंदा बोलता है कि तुम तो एक बच्ची हो और तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन पावर भी नहीं, तो तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। सी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मास्टर को यहाँ पे साइन करूंगी। और ये सुन के वांग बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या फालतू के क्लेम कर रहे हो, तुम मुझे मरवाओगे, घर पे वापस चलो। सी वहाँ पे उसे रोते हुए कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे काफी पावरफुल है और बस आपके एक इशारे से वो चीज यहाँ पे आ जाएगी, तो आप क्यों नहीं जा रहे। वो वांग कहता है कि जितनी तुम आसानी से कह रहे हो ये इतना आसान नहीं है और कैसा हो कि तुम अंदर जाके अपने उंगली के इशारे से उस चीज को ले आओ, क्योंकि तुम भी तो मेरी ही डिसेबल हो ना। और ये सुन के वहाँ पे लोग बातें करने लगती कि कैसा गिरा हुआ बंदा अपने डिसेबल को यहाँ पे अकेला छोड़ रहा है, अगर मेरा मास्टर ऐसा होता मैं उसे गोली मार देता। और ये सुन के वांग कहता है कि सॉरी मेरे को माफ करना, पर जो मेरा डिसेबल है उसे यहाँ पे दवाइयों की जरूरत है तो मैं उसे घर लेके जाता हूँ, प्लीज आप मेरे को रास्ता दें। पर अभी वहाँ पे एक आवाज आती है जिसे सुन के वांग रुक जाते हैं और वो आवाज किसी की नहीं एक सुंदरी की होती है और वो कह रही होती है कि यंग मास्टर प्लीज आप यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि वो जो चीज है उसे होलिस्टिक की बहुत जरूरत है जो फायर गेट के अंदर है, और अगर आप उस चीज को बाहर ले आए तो जो रिवॉर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है उससे हटके मैं आपकी कोई भी एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करूंगी, बेशक वो जो भी हो। और ये सुन के वांग काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि सच में बस उस अजीब सी चीज को इस गेट के अंदर से बाहर लाना और तुम मेरी कोई भी रिक्वेस्ट को फुलफिल करोगी, कोई भी। पर वह भी पीछे से मांस वाला बंदा के बोलता है कि मिस आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और फिर वो अपने कपड़े फाड़ते हुए कह रहा होता है कि मिस अगर आप चाहे तो मैं इसकी वो विश को पूरा कर दूंगा, पर प्लीज आप ना करें। और ये सुन के वांग कहता है कि कुत्ते दफा हो जा। पर फिर वांग पूछता है कि मिस वैसे तो मुझे यहाँ पे आए हुए थोड़ा सा टाइम हुआ, तो आपने बस मुझे देख के अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं सच में कामयाब हो जाऊंगा। वो लेडी कहती है कि क्योंकि तुम्हारे डिसेबल ने यहाँ पे कहा है इसीलिए। और ये सुन के वांग कहता है कि अरे यहाँ पे कोई डिसेंट सा तो रीजन देती थी जिससे सुन के मेरे को थोड़ा हौसला मिल जाता और मुझे लगता है कि सच में मैं कर सकता हूँ। पर एक बात है कि इसकी जैसे एक अच्छे स्टेटस वाली औरत के पास यहाँ पे क्या रीजन होगा कि मेरे से एक स्ट्रेंजर के ऊपर ट्रस्ट करे, और जो यहाँ पे सी है उसके भी जो एक्शंस और बिहेवियर है वो बहुत अलग अलग से लग रहे हैं। और सी क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस गेट के अंदर जाऊँ। सी बोलती है कि हाँ, और मास्टर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस गेट के अंदर बिल्कुल सेम आपके जैसे कोई और है, इसलिए मैं अंदर जाना चाहती हूँ। वांग कहता है कि सी तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे अपनी मेमोरीज को लॉस कर चुका हूँ, तो क्या सच में इस गेट के उस पर कुछ ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे मास्टर के मरने से पहले हो। सी बोलती है कि मास्टर आप सही कह रहे हो और मुझे लगता है कि इस गेट के उस पर कोई ऐसा खतरा नहीं जो मेरे मास्टर को हार्म कर सकता है। वांग कहता है कि तुमने पहले बताना था ना। और उसके बाद वो उस औरत को जाके कहता है कि मिस क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं। वो बोलती है कि मेरा नाम ली किंग हुआन है और हम बस इसे ली कहेंगे। वांग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं यहाँ पे कियान तियान कॉन्टिनेंट से आया और वैसे भी मेरी आदत है कि लोगों की मदद करना। और मिस याद रखना कि ये जो यंग मास्टर है ये किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो और ना ही आपके अंदर, और मैं बस आपकी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। और ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या सच में, और हम यहाँ पे कुछ कह तो नहीं सकते, पर इसे देख के ऐसा लगता है कि ये सच में यहाँ पे कुछ कर लेगा। और फिर जो अपना वांग होता है वो भी सी को लेके अंदर चले जाता है, और उसके जाने के बाद वहाँ पे वो जो होता है ना ली का कोई गार्ड, वो आके बोलता है कि मिस क्या आप सच में इस पे यकीन करती हैं, और क्या ये सब बस आप एक बच्चे के कहने पे कर रही हैं। ली बोलते है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि ये जो मिरर का प्रेशर था उसे यहाँ पे गोल्डन को रिलम का बंदा भी नहीं झेल सकता, पर ये लोग आराम से खड़े हुए थे, और इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ तो अलग सा है। और ये दोनों यहाँ
पे उतने तो सिंपल नहीं होने वाले जितना हम सोच रहे हैं। और उसके बाद हमें माउंटेन्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वही केव होती है जहाँ से अपना वांग निकला होता है। और वहाँ पे एक सुंदरी आई होती है जो सी को बुला रही होती है और बोल रही होती है कि सी तुम कहाँ पे हो और मेरे मास्टर की बॉडी को यहाँ पे कौन लेके चला गया और तुम कहाँ पे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। और मास्टर माफ करना कि निन्नी आपसे मिलने के लिए लेट हो चुकी है। और उसके बाद हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निन्नी रो रही होती है और वो कह रही होती है कि फादर मदर प्लीज मुझे आप अकेला छोड़ के तो ना जाएं और मुझे यहाँ पे भूख और प्यास बहुत लग रही है, मदर फादर कहाँ पे है आप लोग। पर अभी जो वांग होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पे पानी पीना है। निन्नी बोलती है कि हाँ, और उसके बाद उसे पानी भी दे देता है जो निन्नी पी लेती है। और उसके बाद वांग भी वहाँ से निकलने लगता है। निन्नी उठती है और उसके पास भागती है और उसे पकड़ते हुए रोती है और वो कहती है कि प्लीज आप मुझे तो अपने साथ ले जाएं। वांग कहता है कि ये जो वर्ल्ड है ये वीक लोग के लिए नहीं है और जो साइकिल है सफरिंग की ये हमेशा चलती रहेगी, पर अगर तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें यहाँ पे एक ग्रेट प्राइस देना पड़ेगा। और क्या तुम यहाँ पे सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? निन्नी बोलते है कि हाँ मैं बनना चाहती हूँ। वांग कहता है कि पर ये जो रास्ता है ये हमेशा तुम्हें अकेला रखेगा और हमेशा तुम्हारे सर पे मौत का खतरा मंडराता जाएगा, तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? निन्नी कहती है कि नहीं, अब मौत से क्या डरना। वांग भी कहता है कि सही शाओ निन्नी, तो आज से तुम यहाँ पे मेरी डिसेबल बन चुकी हो। और वहीं पर जो निन्नी होती है वो काफी गुस्से में होती है और वो कह रही होती है कि जो गो नियांग किंग है उसने यहाँ पे मेरी मास्टर की बॉडी को चुराया होगा क्योंकि उन्होंने घिनौना काम करके राइटियस के अंदर वापस जाना और वहाँ का डिसेबल बनना। और यही कहने के बाद वहाँ से निकल जाती है, पर जब वहाँ पे आती है तो वो एक फॉर्मेशन के ऊपर पैर रख देती है और जो सामने होते हैं ना वो लोग वो भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तो ये डीमन सेक की बेकार सी लड़की यहाँ पे हमसे पंगा लेने आई है। और ये जो जगह होती है वानजी चुआन माउंटेन होता है और उनमें से एक औरत कहती है कि जिंग यांग सेक्ट का मेंबर होने की वजह से हम यहाँ पे तुम्हें जस्टिस की वजह से एलिमिनेट करेंगे, तुम्हारी जैसी भद्दी लड़की को। निन्नी कहती है कि जिंग यांग सेक्ट, अच्छा तो तुम लोग वो हो जो यहाँ पे पहले से बहुत गिरा हुआ है और वैसे भी वो मेरे मास्टर के रिमेन्स के पीछे लगा हुआ था, मतलब मास्टर की बॉडी। और ये सुन के वो लोग कहते हैं कि क्या मतलब कि तुम्हारा हम लोग यहाँ पे गिरे हुए लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें ऐसा बोलो कि तुम अपनी हालत तो देखो। निन्नी कहती है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम लोग काफी दिनों से अपने सेक्ट के अंदर नहीं गए, तो चलो मैं तुम्हें वापस भेज देती हूँ। वो एक आंख वाली बुढ़ी कहती है कि ए भद्दी लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें ऐसा बोलेगी, अभी मैं तेरे को मार दूं। पर वो जो बड़े मुछ वाला होता है उसे रोकता है और वो कहता है कि होल्ड ऑन सीनियर सिस्टर, यहाँ पे आप रुक जाओ क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 6 फॉर्मेशन को बनाने में हमने कितनी मेहनत की है और हम इसे इतनी इजीली मरने तो नहीं दे सकते। मेरे ओपिनियन के हिसाब से सबसे पहले तो हम यहाँ पे राडियस वॉरियर्स को गैदर करते अपने साथ जो ईस्टर्न में होंगे और उसके बाद इसे यहाँ पे पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा इस भद्दी औरत को। निन्नी कहती कि राडियस वॉरियर्स, अच्छा वो लोग जो बस वॉरियर होने का दावा करते पर असली में वो किसी की डेड बॉडी को यहाँ पे चुरा के भाग रहे होते। और ये सुन के वो एक आंख वाली दादी कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बारे में ऐसा बोले कि सबसे पहले तो मैं आज को खत्म करेंगे, उसके बाद तेरी मास्टर की बॉडी को ढूंढ के उसे और इसके बाद जाके हमें यहाँ पे शांति मिलेगी। और ये सुन के निन्नी बोलते है कि तुमने अभी अभी कहा कि जो मास्टर की बॉडी है वो तुमने नहीं चुराई और अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे रहना मेरा बिल्कुल बेकार, मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। और ये सुन के वो लोग कहते हैं कि अच्छा इतनी आसानी से, पर जो निन्नी होती है वो उनकी फॉर्मेशन तोड़ती है और उन्हें बहुत गंदा धोती है। और वहीं पर जो वांग होता है वो उस पोर्टल के अंदर आ गया होता है और वो जैसे अंदर पैर रखता है तो वो गिर जाता है और उसे वहाँ पे सी भी उठाती है और कहती है कि मास्टर आप ठीक तो हैं। वांग दिल में कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे किसी ने ऐसा देखा नहीं होगा और वो सी को कहता है कि फिक्र मत करो, बस मैं यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ पे कोई ट्रैप व्रैप तो नहीं है। और शाओ सी, क्या तुम यहाँ पे सच में श्योर हो ना कि हमें जगह पे कोई खतरा नहीं है? और वो दिल में कहता है कि छोड़ो, वैसे तो हम अंदर आ चुके और हमने रिस्क ले लिया तो अब हम पीछे नहीं मुड़ के देख सकते, तो हमें आगे ही जाना पड़ेगा। और मैंने डिसेबल, यहाँ पे फिक्र मत करना, अगर कोई खतरा आएगा तो तुम्हारा मास्टर उसे यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर देगा, तुम्हारा बाल भी बागा नहीं होने देगा। और उसके बाद में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब वांग को देख रहे होते और इसे गिरता हुआ भी देख लिया, बेइज्जती होगी भाई की। पर वो लोग उसकी तारीफ करते हुए कह रहे होते कि हम इसके कल्टीवेशन लेवल का तो नहीं पता, पर हमें ये पता है कि ये बंदा बहुत अच्छा है और जो इसके साथ बचा है अगर उसने यहाँ पे कुछ कर लिया तो मैं यहाँ पे एक हाथ पे उल्टा खड़ा होकर अपने बालों को धोऊंगा। और ये लोग यहाँ पे अलग अलग ही बातें कर रहे होते, पता नहीं कौन कौन से चैलेंजेस अपने को दे रहे होते हैं। और वहीं पर जो ली का गार्ड होता है वो कहता है कि मैं अच्छा होगा कि आप इनके साथ यहाँ पे कोई हाई होप ना रखें। और वहीं पर जो वांग होता है वो भी आगे बढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि बेशक मेरा कल्टीवेशन लेवल लो है पर ये जो बॉडी है ये काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये जो ब्लैक मिस्ट है ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल हार्म नहीं कर पा रही। पर जो सी होती है वो बोलती है कि मास्टर सामने देखो, और जब वो सामने देखते तो वहाँ पे उन्हें गेट दिखता है और वो उसे देखते हुए कह रहा होता है कि इस आयरन की रिंग के ऊपर शायद से
कोई मैकेनिज्म होगा जिसे मुझे छेड़ना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं शायद से वो भी यहाँ पे कुछ मीनिंग बना रहे होंगे। पर वहीं पर बाहर जो लोग होते हैं वो भी बात कर रहे होते हैं कि ये एंशिएंट कैरेक्टर्स हैं। पर वहाँ पे एक बूढ़ा कहता है कि ये जो इसके ऊपर कैरेक्टर्स हैं इन्हें यहाँ पे 10,000 साल पहले कियान ने यूज किया था इसी डोर के ऊपर शायद से। वहाँ पे लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसका पता है कि इसके ऊपर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, जल्दी से भाई बताओ। वो बूढ़ा कहता है कि 3 सोल्स को हेवन के लिए सेक्रीफाइस करना होगा और उसके बाद 7 सोल्स यहाँ पे अर्थ पे वापस रिटर्न में आएंगे और उसके बाद जो गेट ऑफ द रिबर्थ है वो ओपन होगा। और ये सुन के वो सब कहते हैं कि क्या मतलब कि यहाँ पे सेक्रीफाइस, हमारी लाइफ के डेंजर में थी, शुक्र है कि हम अंदर गए नहीं। पर जो ली होती है वो कहती है कि यंग मास्टर के सामने यहाँ पे एक स्टोन का डोर आए तो बस आप इसे धक्का मार के ओपन करो। और ये सुन के वांग बोलते कि ये आवाज कहाँ से आई और इसे कैसे पता कि मैं किस चीज के सामने खड़ा हूँ। और फिर वो उस गेट को ओपन करते हुए बोल रहा होता है कि जितना मुझे लगता है कि इस औरत को अभी भी चाहिए कि वो चीज मैं अंदर से बाहर लाऊं और इसीलिए ये शायद से मुझे कोई हार्म नहीं देगी। और फिर जैसे ही वो उस गेट को ओपन करते हैं तो अंदर से काफी तेज रोशनी आती है और वो किसी चीज को देख के हैरान हो जाता है। और जितने लोग वहां पे होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं कि ये बंदा गया, ये मरने वाला है, अभी ये नहीं बचेगा। क्योंकि जो वांग होता है उसके सर के ऊपर यहाँ पे काफी बड़ी एक सोड आई होती है और उसे देख के वांग कहता है कि ये जो इतनी लंबी चीज मेरे सर के ऊपर आई हुई है ना, ये मुझे खत्म करने आई हुई है। और ये बात बिल्कुल ऐसी है कि अफ्रीका के अंदर जो एक बंदर है वो केलों से भाग रहा है। लो लग गए मेरे एल, सब कुछ वेस्ट हो चुका है अब और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता क्योंकि मैं काफी लेट हो चुका हूँ। तो बस मुझे यहाँ पे शांत रहना पड़ेगा और एक मास्टर बन के रहना पड़ेगा कि मेरी रेपुटेशन जागी रहे मरने के बाद भी जरा। बस ये उससे पूछते कि मास्टर क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों? वहां कहता है कि तुम्हें क्या वो इतनी बड़ी चीज मेरे सर के ऊपर नहीं दिख रही? सी बोलती कि अच्छा वो उस चीज को बस अपने साथ लेके चलने, कुछ नहीं होगा। और ये सुन के वहां कहता है कि वाह तुमने कितनी आराम से कह दिया कि वैसे अपने साथ लेके चलूं, ये मेरी मौत का सामान है। पर छोड़ो, मेरे को भी याद आया कि अंदर से हमने कुछ लाना था, तो चलो हम अंदर चलते हैं। और जैसे ही वो अंदर पैर रखते हैं तो वो जो सोड होती है वो उसके सर पे आके लगती है। और ये देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि मर गया, बचेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि मर गया, खत्म। और जो ली होती है वो भी कहती है कि एक और फेलियर, ये भी यहाँ पे मर चुका है। और मैंने सोचा था कि ये सबसे डिफरेंट होगा पर ये पहले वालों की तरह है, तो चलो हम इस गेट को बंद ही कर देते हैं और अगले अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे इंतजार करते हैं। पर वही सब लोग कहते हैं कि वो देखो वो बंदा वहाँ पे हिल रहा है। और अंदर वांग भी बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे बहुत अच्छे डिसेबल हो और तुमने ठीक ही कहा था कि ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये बस एक छोटा सा चक्कू है। और हम चलो आगे चलते हैं। और ये देख के जितने बाहर लोग होते हैं वो सारे खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पे अलग सा, इसमें यहाँ पे कुछ तो खास बात है। और ली भी सोचती होती है कि ये डीमन लॉर्ड की ब्लेड को इतनी आसानी से साइड में कैसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड है उसी के पास ऐसी एबिलिटी है इसे यूज करने की, तो क्या यही डीमन लॉर्ड है? पर ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है क्योंकि होलीसेक ने यहाँ पे खुद ही डीमन लॉर्ड के फ्यूनरल के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो ये यहाँ पे कैसे जिंदा हो सकता है? और अगर ऐसी बात है तो ये बंदा यहाँ पे डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। पर जो भी हो, जितनी हमारी मेहनत थी अब वो सब रंग लाई। और वहीं पर जो वांग होता है वो भी उस पोर्ट के पास आ गया होता है और उसके नजदीक जाके बोलता है कि एक मिनट, ये जो ट्राइपॉड है क्या ये मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहा है? फिर वो हाथ आगे बढ़ाते है जिसकी वजह से वो जो ट्राइपॉड होता है वो उसके पास आ जाता है। और जब उसके पास आता है तो वो कहता है कि इससे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये ट्राइपॉड मेरा कोई पार्ट इनहेरेंट करता है बॉडी का। और बाहर भी सब लोग कह रहे होते हैं कि ये जो लड़का है इसने यहाँ पे सच में इस ट्राइपॉड के अंदर कंट्रोल पा ली, ये कैसे हो सकता है? ले भी बोलती है कि अगर इसने यहाँ पे पूरा कंट्रोल पा लिया इस मैजिकल आर्टिफैक्ट के ऊपर तो जितनी भी हमने यहाँ पे चीजें की वो बिल्कुल मीनिंगलेस होंगी और हमें जल्दी से इस गेट के अंदर से उस आर्टिफैक्ट को बाहर लाना पड़ेगा, इससे पहले यहाँ पे देर हो जाए। पर वो भी जो गेट होता है वो यहाँ पे उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो भी यहाँ पे काफी सफर कर रही होती है उसे कंट्रोल करने में। और वो बोलती है कि ये नहीं हो सकता, क्या इसने इस वर्ल्ड के अंदर इस गेट के अंदर का कनेक्शन बिल्कुल तोड़ दिया? और वो जो मैजिकल ग्लास होता है वो भी वहाँ पे बंद हो जाता है और उसे देख के वो सब चिल्ला के कहते हैं कि ये क्या हुआ और स्क्रीन कैसे बंद हो गई, वो लोग यहाँ पे गए कहाँ? ले भी बोलती है कि ये बंदा यहाँ पे चाहता क्या है मेरे से? और वहीं पर अंदर वांग कह रहा होता है कि इसके अंदर यहाँ पे काफी प्योर स्पिरिचुअल पावर है और इसे मेरे पास आए कुछ ही देर हुई है पर इसने मेरे को यहाँ पे बोटलनेक की रिफाइनिंग के स्टेज पे इतनी जल्दी पहुंचा दिया। पर वो भी उस ट्राइपॉड के अंदर से एक पिल निकल के आती जो शायद से जाके वांग को लगती है और जो वांग होता है वो भी यहाँ पे ख्यालों की दुनिया में चले जाता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा न्यू मेमोरीज मेरे दिमाग के अंदर आई जा रही, मेरा सर फट जाएगा इन सबसे। और ये जगह
कौन सी, क्या मैं यूनिवर्स के अंदर आ चुका हूँ, ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। पर वो भी वो सामने कुछ देखता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरे सामने से कौन आ रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, तो क्या ये कोई प्रोजेक्शन वगैरह या मेरे पास के सेल्फ है। पर जो रियल वाला वांग होता है वो उसके आर पार होके वहां से निकल जाता है और उसे देख के अपना वाला वांग कह रहा होता है कि बेशक ये कोई प्रोजेक्शन है, पर इसके अंदर से यहाँ पे काफी ज्यादा मैं पावर को सेंस कर पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा ताकतवर है अपनी प्रोजेक्शन के अंदर भी। पर वो भी जो उसकी मेमोरी का वर्ल्ड होता है वो टूट जाता है और वो वापस से उसी जगह आ जाते है जहाँ पे वो पहले था। और जो सी होती है वो भी उसके पास भाग के आती है और उससे पूछती है कि मास्टर आप ठीक तो हैं। वांग भी कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। सी बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ और अभी मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि जो सीनियर सिस्टर है वो हमसे यहाँ पे काफी दूर नहीं है और वैसे भी वो आपको देख के यहाँ पे काफी खुश होंगी क्योंकि वो आपको काफी पसंद करती हैं और शायद से आप भी उन्हें देख के काफी खुश हों। और वैसे भी वो आपसे यहाँ पे खास तौर पर मिलने आ रही है। वांग कहता है कि क्या सच में, पर अभी हमारे पास इस चीज के लिए टाइम नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट काम है जिन्हें हमने खत्म करना है और जो सीनियर सिस्टर है उसे तो हम बाद में जाके मिलेंगे। और जो तुम्हारी हो रहा है वो यहाँ पे काफी ज्यादा तेज है तो इसे तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हें आराम से ढूंढ सकती है, तो अच्छा होगा कि हम दोनों यहाँ पे अलग अलग होके काम करें और अगर तुम्हें अपनी सीनियर सिस्टर दिखती है तो तुमने यहाँ पे जल्दी से छुप जाना है, पर अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुमने कभी नहीं बताना कि मैं कहाँ पे हूँ। और अभी तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है क्योंकि मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। पर एक मिनट, क्या ये जो वोटेक्स है हमारे सामने यही एग्जिट का डोर है? और इन सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि ये जो जगह ये मेरे से कनेक्टेड है क्योंकि अभी मैं बस सोच रहा था कि यहाँ से मैंने निकलना और अभी यहाँ पे एग्जिट का डोर अपीयर हो चुका। और फिर वो बाहर निकल जाता है और वो कहता है कि सरप्राइजिंगली मैं लुओफेंग टावर के बाहर नहीं निकला, ये बहुत अच्छा हुआ। और मैं यहाँ पे सी को कोई होलिस्टिक के हवाले नहीं कर रहा क्योंकि मैंने रास्ता अलग अलग इसलिए चुना कि हम यहाँ पे मुसीबत में ना पड़े और इसकी वजह से जो मेरी सीनियर डिसेबल है वो भी मुझसे दूर रहेगी और वहीं पर जो ली होती है वो भी काफी गुस्से में होती है क्योंकि वो जो गेट होता है वो बंद हो गया होता है और उसका बंदा कह रहा होता है कि मैं जो फायर गेट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका और उस लड़के ने हमारा कोल्ड्रोन भी ले लिया और उसे लेके वो भाग चुका है। ली भी कहती है कि हाँ मुझे पता और हमने उन्हें यहाँ पे काफी हल्के में लिया था और अभी जल्दी से जाओ और होलिस्टिक के अंदर जितने भी डिटेल्स है उन सबसे उस बंदे की आइडेंटिटी को मैच करो, उसे अनकवर करो और अगर मिल जाए तो जल्दबाजी मत करना क्योंकि वो बंदा जितना सिंपल दिखता है वो उतना है नहीं। पर वो भी वहाँ पे नैनी भी आ जाती है और वो कहते हैं कि जो मास्टर का हो रहा था वो यहाँ से ही आ रहा था पर अभी मेरे को सेंस नहीं हो रहा वो है कहाँ पे। जो ली होती वो भी कह रही होती कि पॉइजन पैलेस की मास्टर यहाँ पे क्या कर रही है, इन्हें यहाँ पे क्या काम आ गया। पर नैनी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और जो मेरे मास्टर की बॉडी है वो चुपचाप मुझे दे दो वरना मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगी। ली कहती है कि जबान संभाल के बात करो और क्या तुम्हें लगता है कि हम बस तुम्हारी बातों से यहाँ पे डर जाएंगे। नैनी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पे मार ही देती हूँ, वैसे भी तुम्हारी विश ही है। पर ली कहती है कि नहीं रुको, हम होलिस्टिक वालों ने किसी के साथ फालतू में कोई पंगा स्टार्ट नहीं करना। और बात रही तुम्हारी यानी कि डीमन लॉर्ड की बॉडी की तो उसका हमें नहीं पता, पर हाँ ये जो बंदा है ना इसने हमारा कोल्ड्रोन यहाँ पे चुरा लिया और हमें पता नहीं कि बंदा है कौन, पर ब्रोंज मिरर के अंदर इसकी तस्वीर पड़ी हुई है। नैनी कहती कि राइट इस बात वालों के पास शायद से हिम्मत की कमी हो चुकी, पर जैसे वो उस मिरर के अंदर देखती तो वो हैरान हो जाती और वो कहती है कि ये बंदा और इसके कपड़े और इसके चाल चलन बिल्कुल उन जैसे, तो क्या ये वही है। और वहीं पर जो वांग होता है वो भी वापस सिटी के अंदर आ गया होता है और वो कहता है कि फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ और मेरे को यहाँ पे तुम्हें एक बात बतानी है कि जो सबसे डेंजरस प्लेस होता है वही यहाँ पे सबसे सेफेस्ट प्लेस भी होता है। और वैसे जो शाओ नैनी है उसने तो कभी नहीं सोचा होगा कि जो डीमन लॉर्ड होगा वो की रिफाइनिंग के स्टेज पे होगा और जो ली है वो भी मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी क्योंकि मैंने अपनी अपीयरेंस को ही चेंज कर लिया है। पर वो भी वहाँ पे लोग बात करने लगते हैं कि वो देखो कितनी खूबसूरत औरत वहाँ पे खड़ी हुई, मेरी तो आंखें उससे हट ही नहीं पा रही। और जब वहाँ पे वांग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे नैनी खड़ी होती है और वांग कहते हैं कि क्या ये शाओ नैनी है। और जितना मैंने ऐसे मेमोरीज के अंदर देखा था ये यहाँ पे उससे ज्यादा खूबसूरत है। पर जो नैनी होती है वो भी वांग को देख लेती है और वांग भी उसे देखता है और कहता है कि क्या इसने मुझे पहचान लिया। पर नैनी वहाँ पे बैठ जाती है और अपने किसी टेक्निक को यूज करने लगती है और उसे देख के लोग बात कर रहे होते हैं कि देखो यहाँ पे मेडिटेट करी और कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरी आंखें से हट ही नहीं पा रही। पर वांग कहता है कि मेरे को ढूंढने की बजाय क्या ये यहाँ पे मेडिटेट करना चाहेगी। पर वह भी वो सेंस करता है कि नैनी के अंदर से एक अलग तरह की ऑरा आ रही होती है और वो कहता है कि ये कल्टीवेशन टेक्निक मेरे को जाने पहचाने लग रही है, ये तो मैंने इसे पहले सिखाई थी ना। और ये टेक्निक है कौन सी मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर अभी तक पूरी मेमोरी से आई भी नहीं वापस। पर वह भी उसे याद आ जाता है कि ये टेक्निक यहाँ पे सोल सर्चिंग टेक्निक है और जो इंसान इसे यूज कर रहा होगा वो अपनी हाफ स्पिरिचुअल पावर
को देके इस टेक्निक की मदद से जो बंदा होगा ना, जो उसका टारगेट होगा, उसकी सोल को वो सर्च करेगा और फिर उस बंदे को भी ढूंढ लेगा। और ये सुन के वांग भी कहता है कि हाँ, ये सोल टेक्निक ही है और इस टेक्निक से यहाँ पे छुपने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो 100 माइल रेडियस के अंदर लोग होंगे सबको आराम से देख पाएगी। और अगर इसे पता चल गया कि मैंने इसकी मास्टर की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया तो ये तो मेरी हालत खराब कर देगी। पर अभी मुझे यहाँ पे शांत रहना होगा, मेरे को अपने को बचाना होगा किसी भी तरह। मुझे किसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे मैं छुप पाऊँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक गली के अंदर आया होता है और वहाँ पे वो कह रहा होता है कि इस सोल सर्चिंग टेक्निक से मुझे बचना पड़ेगा, मेरी मेमोरीज के अंदर कुछ तो होगा। एक मिनट, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये जो आइटम है इसलिए मास्टर ने यूज किया था तो मैं इसे रिफाइन करके उस सोल सर्चिंग टेक्निक से बच सकता हूँ। पर मैं अभी यहाँ बस की रिफाइनिंग के स्टेज पे हूँ और मैं कैसे ही इसे यहाँ पे रिफाइन कर सकता हूँ। पर वो भी जो हो रहा होती है वो भी उसके पास आ जाती है। उसे देख के वांग कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं, मेरे को अपनी लाइफ को रिस्क के अंदर डाल के इसे ट्राई करना ही होगा वरना मैं मर जाऊंगा फालतू में। और वो भी वो उसे रिफाइन करना शुरू करता है और वो जो कोल्ड्रन की ओरा होती है वो निंग के आसपास आने लगती है और उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से निंग के भी मुंह से खून निकलता है और जो उसके कपड़े होते हैं वो भी फट जाते हैं और निंग भी वहाँ पे दर्द में चिल्लाता है। और वो जो कोल्ड्रन की ओरा होती है वो भी बाहर चली जाती है। उसे देख के वो सब कह रहे होते हैं कि ये चीज है क्या। और वहीं पर जो नैनी की आंख होती है वो भी खुल जाती है और वो खड़ी होकर कहती है कि ये नहीं हो सकता, ये ओरा तो उन्हीं की है। पर क्या वो पहले ही मर नहीं गए थे। पर वहीं पर जो वांग होता है उसकी भी वहां पे वो खत्म हो जाती है जो होती है ना रिफाइनिंग, और फिर वो नंगा बाहर आता है। पर इसका उसे एहसास नहीं होता और वो उस कोल्ड्रन की तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगी, क्योंकि जो मेरी कल्टीवेशन है वो अभी एडवांस हो चुकी है। पर वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सब वांग को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये बंदा कितना अजीब है, ये पूरे रोड के अंदर नंगा खड़ा हुआ है, इसे क्या यहाँ पे शर्म वरम नहीं आती। पर वांग कहता है कि ये सब लोग मुझे यहाँ पे से घूर क्यों रहे, पर इनकी वजह से वो जो विच है वो यहाँ पे आ जाएगी और मेरी बैंड बजा देगी तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो एक कवर में जाके कहता है कि मैंने यहाँ पे सोल सर्चिंग को तो ब्लॉक कर दिया पर मैं नंगा हो गया और इस हालत में मैं सिटी को भी छोड़ के नहीं जा सकता। पर वो भी वो पीछे देखते और वहाँ पे एक और खूबसूरत सी महिला आ गई होती है और उसे देख के वो कहता है कि आंटी मेरी बात सुनो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज प्लीज, बस प्लीज एक बार। वो आंटी कहती है कि क्या तुम्हें अंदर आना है, पर जो तुम्हारे अंकल है वो ऑलरेडी अंदर है तो क्या ये गलत नहीं होगा। पर वो भी वो देखता है कि नैनी भी वहाँ पे आ चुकी है और वो जरा कवर में चले जाता है। नैनी कह रही होती है कि मुझे उन लोगों से काफी नफरत है जो मेरे साथ यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलते तो चुपचाप बाहर आ जाओ। पर वो भी वहाँ पे ली भी आ जाती है और वो कहती है कि बेशक तुम यहाँ पे 5 पॉइजन पैलेस की मास्टर हो पर तुम यहाँ पे हर एक बंदे को ऐसे नहीं कह सकती। नैनी कहती है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ रही तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ली कहती है कि अच्छा, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही बंदे को ढूंढ रहे। नैनी भी कहती है कि हाँ ये हो सकता है। और वांग भी ने सुनता हुआ कह रहा होता है कि शांत शांत, मुझे यहाँ पे कोई रास्ता ढूंढना होगा कि मैं इनसे जान छुड़ा लूं। और जब वो सामने देखते हैं तो वो जो आंटी होती है वो शर्मा रही होती है और वांग कहता है कि अभी मुझे समझ आ गया और फिर वो उस आंटी के ऊपर छलांग मार देता है और वो कहता है कि आंटी नाराज मत होना। और उसके कूदने की आवाज सुन के नैनी भी वहाँ पे आती है और वो कहती है कि बस तुम चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। पर जब वो वहाँ पे आती तो उसे कुछ नहीं दिखता और वो कहती है कि अजीब सी बात है, मुझे आवाज यहाँ से आई थी पर यहाँ पे है कोई नहीं और वैसे भी अभी यहाँ पे रहना टाइम वेस्ट करने के बराबर है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ले भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कौन सा रहना चाहती हूँ, मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। और जब नैनी वहाँ से जा रही होती है तो वो कह रही होती है कि अभी मैंने अपने मास्टर की ओरा सेंस की थी पर अचानक से वो गुम हो चुकी, ये कैसे हो सकता है। और वहीं पर जो वांग होता है वो अभी भी उस आंटी के ऊपर गिरा होता है और उनके आसपास वहाँ पे काफी मिस्ट होती है और हमें पता चलता है कि ये प्योरिटी मिस्ट है और इसके अंदर जो भी होगा ना उसके यहाँ पे ट्रेसेस के नामो निशान बिल्कुल मिट जाएंगे, जैसे अभी नैनी के साथ हुआ। और वांग भी उठता और वो कहता है कि चलो शुक्र है वो यहाँ से जा चुकी है और अब मेरे को यहाँ पे शांति मिली। और आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी यहाँ पे जान बचाई, तो प्लीज क्या आप मुझे थोड़े बहुत कपड़े दे सकती हैं। पर अभी जो उसका हस्बैंड होता है वो भी बाहर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि आवाजें सुन के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई न्यू गेस्ट है। पर जब वो वांग को देखता है तो वो कहता है कि ये क्या नंगा बंदा। और इसी के बाद वहाँ पे रात भी हो जाती है और जो ली होती है वो भी वहाँ से निकल रही होती है और जो उसके साथ बंदा होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि यंग मास्टर क्या आप यहाँ पे सच में उस कोल्ड्रन के ऊपर गिव अप करना चाहेंगी। ली कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ पे फालतू में शाओ नैनी के साथ फाइट करते रहने से हमारा टाइम
वेस्ट ही होगा, तो इसलिए मैं वापस दाव सक जा रही हूँ। और वैसे भी जो फादर की सिचुएशन है वो भी काफी खराब हुई है, तो मैं ज्यादा देर बाहर भी नहीं रह सकती। पर अभी उसे सी दिखती है जो उसके सामने से ही जा रही होती है, और वो बाहर निकल के कहती है कि वो तुम वहीं पर रुक जाओ। और फिर वो उसके पास जाती है और पूछती है कि जो तुम्हारे मास्टर है वो कहाँ पे। सी कहती है कि मेरे मास्टर, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे, और वैसे भी मास्टर चाहते हैं कि उन्हें कोई ढूंढे ना। और ये सुन के ली कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो, तुम्हारे मास्टर अब तुम्हें खुद ढूंढते हुए यहाँ पे आएंगे। फिर वो उसे पकड़ने का ट्राई करती है, पर सी उसे डोज करके पीछे चली जाती है काफी तेजी से, और कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे पकड़ना चाहती हो, तुम यहाँ पे एक अच्छी इंसान नहीं हो, तुम बहुत बुरी हो। और ये देख के ली कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता। पर जो सी होती है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये जो प्रेशर होता है काफी ज्यादा होता है, पर वो जो ली का बंदा होता है वो उसके सामने आके एक शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है, और वो पूछता है कि यंग मास्टर आप ठीक तो हैं। ली भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और जो उसके कपड़े होते हैं वो भी फट गए होते हैं। आई डोंट नो कि मानवास के अंदर ये क्यों होता है, क्योंकि साला जो उसके सामने खड़ा हुआ वो बिल्कुल ठीक है, उसका यहाँ पे बाल भी बाका नहीं हुआ, पर इसके कपड़े फट गए। पर छोड़ो, जो ली होती है वो कह रही होती है कि पर वो जो बच्चा है वो कहाँ पे गया। और फिर हमें वापस से वांग को दिखाया जाता है जो आंटी के हस्बैंड के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, और वो बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे नंगा इसलिए भाग रहा था कि मेरे पीछे काफी वुमेन्स पड़ी थी, पर तुम्हें तो रियलिटी पता है। वो अंकल भी कहता है कि वाह, तुमने तो मुझे मेरे दिनों की याद दिला दी, मेरे साथ भी ऐसा होता था। पर वो भी वहाँ पे सी आ जाती है और वो कहती है कि मास्टर फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। और ये देख के वांग काफी घबरा जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे मेरे डिसाइबल। सी कहती है कि मेरे को बस फीलिंग आई कि आप यहाँ पे होंगे तो मैंने आपको ढूंढ लिया। और ये सुन के वांग कहता है कि शुक्र है शाओन इन्हीं के पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं, वरना अभी तक मैं मारा गया होता। और ठीक है अंकल, मैं अभी निकलता हूँ क्योंकि मेरे को अपना काफी इंपॉर्टेंट काम खत्म करना है। और अंकल आंटी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी काफी अच्छी खातिरदारी की, और इन फ्यूचर में जल्दी आप लोगों से वापस मिलने आऊंगा। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और रास्ते में सी कह रही होती कि मास्टर वो दोनों काफी अच्छे थे, तो क्या हम उनके साथ नहीं रह सकते। वांग कहता है कि नहीं, ये जगह काफी खतरनाक है हम दोनों के लिए। सी कहती है कि तब भी खतरनाक है अगर हमारी सीनियर सिस्टर हमारे साथ हो। और ये सुन के वांग कहता है कि क्या बक रहे हो, क्योंकि जो नीनी होती है वो बिल्कुल उनके सामने एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है, और वो कहती है कि शाओसी क्या मेरे आसपास है या फिर ये कोई इल्यूजन है, क्योंकि अभी भी मैंने उसकी प्रेजेंस को सेंस किया है। और जो वांग होता है उसने शाओसी के मुंह पे हाथ रखा होता है, और वो जरा छुपते हुए कह रहा होता है कि शुक्र है मैं यहाँ पे बाल बाल बचा, और हम यहाँ पे सुकून से सांस भी नहीं ले सकते। और फिर हमें सिटी के बाहर लेके जाया जाते हैं जहाँ पे वांग और सी वहाँ से निकल रहे होते हैं, और वहाँ कह रहा होता है कि फाइनली हम वहाँ से एस्केप कर चुके हैं, और जितना दूर हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा कि वो हमें पकड़ ना पाए। पर जो सी होती है वो कहती है कि मास्टर जो आप उस ओल्ड मैन के साथ वो ड्रिंक पी रहे थे वो देखने में काफी अच्छी लग रही थी, तो क्या मैं थोड़ी सी पी सकती हूँ। वांग कहता है कि वो अभी तुम उसे नहीं पी सकती क्योंकि तुम यहाँ पे काफी छोटी हो, पर जब तुम अपने मास्टर की जितनी बड़ी हो जाओगी तब तुम यहाँ पे पी पाओगी। और ये सुनकर सी थोड़ी सी उदास हो जाती है, और वो कहते हैं कि मास्टर क्या मैं बड़ी हो भी पाऊंगी, क्योंकि मेरी सीनियर सिस्टर ने कहा था कि मैं कभी भी बड़ी नहीं हो पाऊंगी। और ये सुन के वांग दिल में कहता है कि मेरी मेमोरीज के अंदर जितना मेरे को याद है कि जो सी है वो एक पपेट थी, पर ये मेन रीजन नहीं है। बेशक ही कोई पपेट है पर इंसानों की तरह इसके पास भी दिल है, इसके पास भी फीलिंग्स है, पर मेरे को यहाँ पे इसे खुश करने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। और फिर वो कहता है कि तुम अपने मास्टर के ऊपर यकीन रखो और तुम जरूर यहाँ पे बड़ी होगी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। और ये सुन के सी भी बोलती कि ठीक है मास्टर। और फिर हमें घर दिखा जाते हैं जहाँ पे वांग कह रहा होता है कि सी मैं इस कोल्ड्रॉन के बारे में जरा स्टडी करने वाला हूँ, तो तुमने अब मेरे को प्रोटेक्ट करना है जब तक मैं वापस नहीं आता। सी भी बोलती है कि ठीक है, और इसके बाद वो शायद से उसे वापस से रिफाइन करना शुरू कर देता है, या रिफाइन नहीं कहेंगे यूज कहेंगे। और जैसे वो उसे यूज करता है तो उसकी आंख वापस से उसे स्पेस के अंदर खुलती है, और वांग कहता है कि ये तो वही स्पेस है ना जिसपे मैं पहली बार आया था जब मैंने इस कोल्ड्रॉन को यूज किया था, पर मैं वापस यहाँ पे आया ही क्यों। पर जब वो पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे मर्डियन मैप दिखता है, और ये देख के वो कहता है कि ये यहाँ पे क्या मेरी ट्रू की है। ओ हाँ, अभी मुझे समझ आया कि ये मेरा रेलम मैप है, और जब तक मैं यहाँ पे कल्टीवेट करता रहूंगा ये यहाँ पे कोब रिस्पॉन्डिंग रेलम और ग्रोव को लाइट अप करता रहेगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा ये मैप यहाँ पे ग्रेट एकम्प्लिशमेंट स्टेज पे क्यों अटका हुआ है, पर क्या ये मेरे पिछले लाइफ के डाउनफॉल की तो वजह से नहीं। और जब मैं पहली बार इस स्पेस के अंदर आया था फारगेट की वजह से, तो मैंने यहाँ पे डीमन लॉर्ड के इल्यूजन को देखा
देखा था और इन सब को देख के ऐसा लगता है कि ये सब यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इन सब चीजों के बारे में वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रही, पर अभी मुझे यहाँ पे अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है अभी मेरे लिए। पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रेलम मैप के ऊपर लाइट अप होता है इससे मेरे को बेनिफिट क्या मिल सकता है। और उसके बाद वो जो मार्क होता है वो उसके ऊपर टच करता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी लाइटनिंग आती है और अभी उसके सामने एक बड़ा सा स्क्रोल आ जाता है जो यहाँ पे होता है माइटी प्रीमोडियल फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का। और वहां उसे देख के कहता है कि ये तो प्रिस्क्रिप्शन है, ये मेरे को यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के टाइम काम आएगी और ये मेरी काफी हेल्प भी करेगी उसके ऊपर। और वैसे भी ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं और ये प्रिस्क्रिप्शन मेरी मदद कर सकती है सारे कल्टीवेटर्स को पीछे छोड़ने में स्टार्टिंग लाइन से और इससे मैं काफी पावरफुल भी हो सकता हूँ। पर अभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलती है जो वहाँ पे जितनी भी चीजें होती है सबको अपने अंदर सक कर लेती है और वहाँ को भी कर रही होती है, पर वहाँ अपनी जान छुड़ा के बाहर निकलता है। और फिर वो कहता है कि इस जगह पर यहाँ पे काफी रेयर चीजें जो कि मेरी काफी मदद भी कर सकती है और जो मेरी प्रीवियस सेल्फ थी असली वाला डीमन लॉर्ड उसने सब इकट्ठा की थी और वो यहाँ पे क्रेडिट तो डिजर्व करता है। पर देखो ये जितना भी ट्रेजर है ये इस स्टोरेज स्पेस के अंदर बिल्कुल ही अबंडन है और इसे यहाँ पे कोई यूज भी नहीं कर सकता। और मेरे पास यहाँ पे हेवनली ट्रेजर और अर्थली ट्रेजर दोनों है, पर इनके अंदर एक आइटम मिसिंग है जो कि यहाँ पे द 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्कल्प्टिंग लोटस है। और फिर वो पोर्टल से बाहर आते हुए कह रहा होता है कि शायद ये जो आइटम है ये यहाँ पे ऑर्डिनरी नहीं होगा, इसी वजह से उनके पास होगा नहीं। और इन सब को देख के ऐसा लगता है कि जो डीमन लॉर्ड था वो भी यहाँ पे ओमनिपोटेंट तो नहीं था। और ये सब बोलते हुए सी सुन लेती है और वो कहती है कि 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्कल्प्टिंग लोटस उसके जो सीड्स थे वो मैंने खाए थे, वो काफी डिलीशियस होते। और ये सुन के वांग बोलता है कि तुम इसके बारे में कैसे पता। सी बोलती है कि मैं अपनी सीनियर सिस्टर के साथ वहाँ पे खेलने जाती थी और जब भी वहाँ पे जाती थी तो मेरी सीनियर सिस्टर वो लोटस के सीड मुझे लाके देती थी जो मैं खाती थी और वो सच में यहाँ पे काफी अच्छे होते थे। और ये सुन के वांग कहता है कि ओ तुम्हारी सीनियर सिस्टर पर माफ करना कि मैं उनके बारे में भूल चुका हूँ, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम लोग यहाँ पे किस जगह पर कल्टीवेशन करने जाते थे। सी बोलती कि वो एक वैली है जो वेंदाओ के अंदर आती है जो दाओ सेक के पास ही है। और ये सुन के वांग कहता है कि अगर मेरे को यहाँ पे 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्कल्प्टिंग लोटस चाहिए तो मेरे को वैली ऑफ वेंदाओ में जाना पड़ेगा और अगर मैं वहाँ पे गया तो मेरा टकराव मेरी थर्ड डिसेबल गुनियान किंग से होगा। और वैसे भी मेरे पास यहाँ पे अपनी मेमोरी से नहीं तो मैं यहाँ पे एक और डिसेबल को याद नहीं कर पा रहा, पर जितना मुझे इसके बारे में याद है कि ये दाव के अंदर सेंटेस है और ये यहाँ पे एवी लोगों से काफी नफरत करती है और उन्हें मार भी देती है। पर मैंने यहाँ पे इसे जबरदस्ती अपना डिसेबल बनाया था और जब मैं जिंदा था तो वो बस मुझे मारने के तरीके ढूंढ रही होती थी और अगर अब मैं उसके सामने चला गया तो एक तरह से मौत को दावत देना होगा। और वहां को इतना परेशान देख के सी भी पूछती है कि मास्टर क्या हुआ, कुछ गलत है क्या, क्योंकि आप यहाँ पे काफी अपसेट लग रहे हैं। वहां कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, पर अभी मैंने रियलाइज किया कि अभी के लिए हम तुम्हारी सीनियर सिस्टर से नहीं मिल सकते, तो क्या उस लोटस को पाने के लिए कोई और रास्ता होगा, क्या हम उससे नोटिस हुए बगैर उसे ले आए। सी कहती है कि हाँ हम ऐसा कर तो सकते हो। वांग पूछता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि कौन सा रास्ता। सी बोलती है कि हमें उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और मास्टर अगर हमारी कल्टीवेशन हमारे सीनियर्स को सरपास करती तो वो अब तक हम अपनी ओरा को भी कैंसिल कर पाएंगे। और ये सुन के वांग कहता है कि बेकार है ये सब, हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना शाओसी। फिर हमें वापस से उसी माउंटेन्स के केव को दिखाया जाता है जहाँ पे नियान आई होती और वो कह रही होती कि तो जो मास्टर की बॉडी है वो यहाँ से चुरा ली गई है। और वो अपने एक बंदे को कहती है कि तुम जाके इन्वेस्टिगेट करो कि इस पीरियड के अंदर यहाँ पे कौन कौन आया था, और हाँ जो मेरी सीनियर सिस्टर और ब्रदर है उनका भी यहाँ पे पता लगाना है कि वो लोग यहाँ पे कहाँ थे। वो बंदा भी कहता है कि ठीक है अभी मैं जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ। और उसके जाने के बाद नियान कहती है कि कभी भी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि तुम मरने के बाद वापस इनविंसिबल हो जाओगे, और अभी मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो मैं तुम्हें अपना मास्टर कहना चाहूंगी क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ बस तुम्हारी टीचिंग की वजह से। पर मैं ये कभी नहीं समझ पाई कि तुमने एक डीमन लॉर्ड ने मेरी जैसी एक दावसक की लड़की को अपने डिसेबल के तौर पर क्यों चुना था फोर्सफुली, और इसी वजह से मैं तुमसे काफी नफरत करती थी। पर तुम्हारे मरने के बाद वो जो नफरत की आग थी वो एक तरह से फालतू से लगने लगी थी और वो खुद ही बुझ गई थी। और अब मैं तुमसे यहाँ पे नफरत नहीं करती क्योंकि तुम्हें नफरत करने का यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता। और उसके बाद हमें वैली ऑफ द विंड दाव दिखाई जाती है जहाँ पे वांग और सी आ गए होते हैं। और वांग कहता है कि इस जगह को यहाँ पे वैली ऑफ द विंड दाव ऐसे नहीं कहा जाता, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे इमोर्टैलिटी
एबिलिटी नहीं है तो तुम यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। और उसके बाद वो अंदर कदम रखता है और किसी चीज को देख के वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा पीला रोबोट खड़ा होता है जो यहाँ पे अपने वांग के ऊपर अटैक कर देता है, पर शाओसी उसके सामने आ जाती है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेती है और उसके प्रेशर की वजह से वो पीछे जाती है और उसके पीछे वांग भी भागते हुए आता है और वो कहता है कि शाओसी तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना। शाओसी भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वांग कहता है कि ऐसी गलती दोबारा ना करना, कभी मेरे लिए कोई ब्लेड को रोकना मत वरना तुम्हें फालतू में नुकसान पहुंच जाएगा। शाओसी कहती है कि मैं इस रोबोट से नहीं डरी हुई, क्योंकि ये बस एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है इस सेक्ट का और ये हमें यहाँ पे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। और ये सुन के वांग कहता है कि डिफेंसिव मैकेनिज्म, अगर हमें यहाँ पे इजीली घूमना है तो हमें यहाँ पे ट्रेवल परमिट चाहिए होगा। पर एक मिनट, यहाँ पे कोई आ रहा है, जल्दी से मेरे साथ चलो शाओसी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग झाड़ियों में छुप गए होते हैं और वांग कह रहा होता है कि वो देखो वो लोग का ग्रुप शायद से वापस सेक्ट जा रहा है और वो रहा हमारा ट्रेवल परमिट। तो मैं वो लड़की दिख रही है ना ग्रीन कपड़ों के अंदर, शाओसी भी कहती है कि हाँ मुझे दिख रही है। वांग कहता है कि तुम्हें वो जेट दिख रहा है ना जो उसकी कमर पे लगा हुआ है, तुमने जाके उसे चुराना है, मुझे लाके देना और फिर मैं इनके ग्रुप के पीछे जाके उसे फेंक दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे एक रोमांटिक सा इनकाउंटर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं उसे उसका लॉस्ट आइटम वापस लौटाऊंगा। पर सी कहती है कि मैं नहीं जाने वाली और ये सुन के वांग काफी शौक हो जाता है और वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम क्या अपने मास्टर की यहाँ पे बातें नहीं मानोगे। सी कहती है कि मैं यहाँ पे कोई चोरी वाला काम नहीं करने वाली क्योंकि वो गंदे बच्चे करते हैं और सी यहाँ पे कोई गंदी लड़की नहीं है और मास्टर अभी बिल्कुल चेंज हो चुकी, कभी भी आपने मेरे से कोई ऐसा अजीब सा काम करवाया नहीं। और ये सुन के वांग दिल में कहता है कि इसे समझाना यहाँ पे काफी मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी मुझे अपना हार्ट देना होगा और अगर मैं नहीं मना पाया तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। और इसके बाद वो सी को कहता है कि सी मेरी बात सुनो, अपने मास्टर की वाइफ से किसी चीज को चुराना नहीं कहते, उसे बस लेना कहते। और ये सुनकर सी बोलती है कि मास्टर की वाइफ, ये कब हुआ? और उन्हें देख के ऐसा लगता तो नहीं कि वो आपकी वाइफ होंगी। वांग कहता है कि अगर उसे मैंने अपनी वाइफ बनाना है तो मुझे वो जेट चाहिए होगा जो उसके पास है, पर अगर तुम उसे नहीं लाए तो वो तुम्हारे मास्टर की वाइफ कभी नहीं बन पाएगी और तुम्हारा मास्टर पूरी जिंदगी कवारा रह जाएगा। तो क्या तुम ये चाहते हो? और बेचारे सी इसकी बातों में भी आ जाती है और वो जाके जेट को भी ले आती है और वांग भी उसे पाके काफी खुश होता है। और उसके बाद वो उस मिस के पीछे जाता है और वो कह रहा होता है कि मिस आप मेरी बात सुने, आपने ये कुछ ड्रॉप कर दिया है और मिस लगता है कि ये आपका जेट है तो प्लीज वहीं पर रुक जाए। और वो जो होती है ना लड़की, वो भी कहती है कि आप सब यहाँ पे जितने भी पीछे हो जाए और उन्हें यहाँ पे आने दे और यंग मास्टर माफ करना कि आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। वांग भी उसे उसका जेट लौटा देता है और वो जो लड़की होती है वो भी उसका वहाँ पे शुक्रिया अदा करती है। पर जो अपना वांग होता है वो वहाँ पे एक पोस्ट मारता है और वो लड़की ये सोचने लग जाती है कि ये जो लड़का है ये यहाँ पे सच में काफी हैंडसम है और इसकी अदाएं मैं इससे नजर ही नहीं हटा पा रही। पर एक मिनट लुकिंग, तुम यहाँ पर सोच के आ रही हो, ये सब बेकार है। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि पहली बार मिलने से ऐसी फीलिंग कैसे आ सकती है, ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है। और इसके बाद वो अपने वांग से उसका नाम पूछते, अपना वांग भी बता देता है कि मेरा नाम यहाँ पे वांग बाओ है। और किंग अभी भी बस इसके बारे में ही सोच रही होती है, इसकी खूबसूरती के बारे में, इसके चार्म के बारे में। पर फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे लू किंग है और मैं यहाँ पे शुआन सेक्ट से हूँ जो कि यहाँ पे ईस्टर्न में। और माफ करना मुझे आपके बारे में पता नहीं था प्रिंस वांग, सीरियसली प्रिंस वांग, पहली बार में प्रिंस वांग बन गया वो। पर वांग कहता है कि मुझे इस मौके का यहाँ पे फायदा उठाना चाहिए क्योंकि ये मौका मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला और अगर ये हाथ से चला गया तो मैं बस पछताता रहूंगा। और फिर उसे वहाँ पे जन्नत सा फील होने लगता है, काफी कंफर्टेबल। और वजह ये थी कि उसने किंग के बुबास के बीच में अपना मुंह रखा होता है और अपना हाथ उसके बुबास के ऊपर रखा होता है और उन्हें दबा रहा होता है। और ये देखे किंग उसे अपने से साइड में करते, जो उसके गार्ड्स होते हैं वो भी उसके पास आते हैं और वो लोग कहते हैं कि जल्दी से इस लड़के को यंग लेडी से दूर कर लो, ये काफी ठरकी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसी घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं और जो वांग होता है वो कह रहा होता है कि मिस मुझे माफ करना पर मैं यहाँ पे काफी इंजर्ड हूँ। किंग कहती है कि अगर प्रिंस वांग आप यहाँ पे काफी इंजर्ड है तो आप मेरे साथ सेक्ट क्यों जा रहे हैं? क्या आपने वहाँ पे जाके जो मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट होने वाले राटियस अलाइन के अंदर उसे ज्वाइन कर लें? और ये सुन के वांग दिल में कहता है कि मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट, इस अपॉर्चुनिटी को मैं अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। और फिर वो कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली, पर जो मेरा कल्टीवेशन है वो यहाँ पे काफी लो है तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। पर अभी भी मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ पे जाके किसी तरह मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट अटेंड कर लूंगा और अपनी ताकत को बढ़ा के अपना रिवेंज लूंगा। और ये सुन के किंग पूछती है कि रिवेंज, किस तरह का रिवेंज? वांग कहता है कि एक बार मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ पे मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट ऑब्जर्व करने गया था पर वहाँ पे गलती से हमारे डिमोनिक सेक्ट वालों से पंगा लड़ गया और फिर उनके डिसाइबल्स ने हमारे ऊपर फालतू में हमला करना शुरू कर दिया। पर जो मेरा मास्टर
मास्टर थे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मुझे यहाँ पे बचाया, अपनी सारी सीक्रेट टेक्निक्स को यूज करके मेरे को वहाँ से किसी तरह निकाला और मैं यहाँ पे काफी इंजर्ड इसी वजह से हो गया। पर जो मेरे मास्टर थे उन्होंने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया और इसी वजह से मैं जाके उनका रिवेंज लेना चाहता हूँ और ताकतवर बनना चाहता हूँ। और ये देखिए किंग कहती है कि इतनी यंग एज के अंदर इनके अंदर इतनी लॉयल्टी भरी हुई, ये चीज मेरे दिल को टच कर गई। और उसके बाद वो वांग को कहती है कि प्रिंस वांग आप फिक्र मत करें, मैं आपके साथ हूँ ना, और जो आपके मास्टर होंगे वो हेवन से देख के आपको काफी खुश हो रहे होंगे, तो आप उदास ना हो। और ये सुन के वांग कहता है कि मिस किंग सच में, तो ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे अपना फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी तरह अपने को ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा जितना हो सके, उसके बाद मैं जाके अपने मास्टर का रिवेंज लूंगा। और ये सुन के किंग कहती है कि हाँ मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, पर हम यहाँ पे सेक्ट के अंदर जा रहे हैं बस हेल्प लेने, और अच्छा होगा कि आप सेक्ट से हाई होप ना रखें। और हाँ मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे डीमंस को मारना और बुरे लोगों को मारना एक अच्छी चीज है, पर रिसेंट के कुछ ईयर्स के अंदर जो हमारे मॉन्क्स थे वो भी यहाँ पे एविल बन चुके हैं काफी, और इसकी वजह से जो पूरा कियान कॉन्टिनेंट था वो बिल्कुल हिल चुका, क्योंकि रेडियस पाथ से यहाँ पे काफी लोग हटके डिमोनिक पाथ के ऊपर जा रहे हैं। और यही चीज मुझे यहाँ पे काफी फिक्रमंद कर रही है, पर मुझे उम्मीद है कि आप अपना रिवेंज जरूर लेंगे। और यहाँ पे एक हरामी ट्रांसलेटर ने लिखा है कि मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पे कब से प्रिंस वांग लिख रहा था, ये केरर था, तो अब से इसे यहाँ पे यंग मास्टर वांग कहा जाएगा। वाह लड़के वाह। छोड़ो, हम कर ही क्या सकते। जो वांग होता है वो कहता है कि मैं समझ गया कि मैंने अपने मास्टर का रिवेंज कैसे लेना। और ये सुनकर किंग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जितना यहाँ पे हो सके हार्ड वर्क करना, और मुझे उम्मीद है कि जरूर आप एक दिन अपने मास्टर का रिवेंज ले लेंगे। और हमेशा याद रखना कि मैं आपके साथ हूँ। और यही सुनकर जो अपना वांग होता है उसके हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि हाँ मिस आपने यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहा, जब तक आप मेरे साथ थे तब तक मेरे को कोई घबराने की बात ही नहीं है, और मैं यहाँ पे जितना हो सकेगा प्रैक्टिस हार्ड करूंगा, मतलब कि हार्ड वर्क, और एक दिन जाके मैं जरूर अपने मास्टर का रिवेंज ले लूंगा आपके सामने। बट जो किंग होते हो कहते हैं कि यंग मास्टर आपने मेरे हाथ पकड़े हुए थे। वांग कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पे काफी इमोशनल हो गया था और इसी वजह से शायद से मैंने गलती से आपका हाथ पकड़ लिया होगा और मुझे पता नहीं चला इसके बारे में। पर जो किंग होते हो कहती है कि हाँ ठीक है यंग मास्टर, तो आप ये एक स्पिरिट गैदरिंग पिल ले ले, ये आपकी इंजरीज के लिए काफी अच्छी होगी। और वांग भी बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे जैसा एक बंदा जिसके पास ना ही फैमिली है ना ही कोई सेक्ट है और ना ही वो यहाँ पे जाके अपने मास्टर का रिवेंज ले सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे करूँ क्या। और जो मेरी इंजरीज है वो बेशक हील भी हो जाए, पर फिर भी मैं यहाँ पे मिस कर दूंगा इस चांस को। किंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ पे प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप शुआन शुई सेक्ट के डिसेबल हैं, ये कैसा होगा। और ये सुन के वांग कहता है कि ये तो बहुत अच्छा होगा, बेशक मेरा कल्टीवेशन लो है पर मैं यहाँ पे एक्टिंग में काफी अच्छा हूँ। और जो सी होती है वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के उन सबको जाता हुआ देख रही होती है और वो कहती है कि मैंने यहाँ पे अपने मासी को फालतू में ब्लेम कर दिया था, इन्हें देख के ऐसे लगता है कि सच में ये लोग काफी क्लोज है और शायद से दोनों वाइफ एंड हस्बैंड भी हो सकते हैं सच में। और इसी के बाद हमें दाओ सेक का माउंटेन गेट दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग आगे होते हैं और वहाँ पे जो बंदा खड़ा होता है वो उनसे पूछता है कि कौन आया है। किंग उधर के बताते हैं कि मेरा नाम यहाँ पे लो किंग और हम लोग शुआन सुई सेक्ट से हैं, सीनियर ब्रदर। और ये सुन के वो बंदा कहता है कि शुआन सुई सेक्ट, ओ अच्छा तुम हो। और इन सब को बात करता हुआ देख के अपना वांग भी सोच रहा होता है कि ये जो मेरे सामने दाओ सेक का डिसेबल खड़ा हुआ है मुझे काफी एरोगेंट और काफी घमंडी लग रहा है, क्योंकि देखो तो सही कि जो इसके तेवर है वो आसमान को छू रहे हैं। पर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि जूनियर सिस्टर किंग, मेरे को आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और मैंने सुना है कि आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी है। और वैसे मेरा नाम यहाँ पे लू गुआंग है और मैं यहाँ पे इनर सेक का डिसेबल हूँ, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। और ये सुन के वापस अपना वांग कहता है कि वाह, जितने भी यहाँ पे दाओ सेक के अंदर लोग हैं वो तो यहाँ पे काफी बोल्ड और डायरेक्ट है, पर इनके एटीट्यूड को देख के ऐसा लगता है कि जो मिस किंग है वो यहाँ पे कोई सिंपल पर्सन नहीं है। तो अच्छा ही होगा कि मैं अपनी प्रोफाइल को लो रखूं, वरना मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और वैसे भी मेरा गोल यहाँ पे बस 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्कल्पटिंग लोटस को पाना है। पर फिर वो किंग से पूछता है कि मिस किंग, जितने भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें वो इलाइट है ना हर अलग अलग सेक्ट के अंदर से। किंग कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, और वैसे भी सेक्ट यहाँ पे इस इवेंट को करने का काफी लंबे टाइम से सोच रहा था, और ये जो अभी तुमने रिंग का बताया ना, इन्हें अभी तक बस यहाँ पे सिलेक्ट किया है। वांग भी वहाँ पे इस रोल को पढ़ते हुए कह रहा होता है कि तो यही वजह है कि जितने भी यहाँ पे डिसेबल है वो आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जो विनर होगा
उसको रिवॉर्ड के तौर पर 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्कल्पटिंग लोटस दिए जाएंगे 10। वाह ये तो अच्छा है। और ये सुन के किंग पूछती कि क्या हुआ यंग मास्टर, क्या आप इस लोटस के अंदर इंटरेस्टेड है? वांग कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो दिल दिल में कहता है कि मैंने बस यहाँ पे फ्लो में से सब बता दिया था, अभी मैं मारा जाता बस। और फिर वो एक बहाना बनाते हुए कहता है कि बस मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे मास्टर के पास ये लोटस होता तब वो कभी नहीं मरते। और इसके बाद हमें जियो शियान ब्रिज दिखाए जाते जहाँ पे वो सब आगे होते हैं। पर वो भी वांग को वहाँ पे अलग सा फील होने लगता है और वो कहता है कि ये फीलिंग अच्छी नहीं, क्योंकि जो दाव कोल्ड्रोन है वो मेरे अंदर से बाहर आना चाह रहा है। और राइटियस वालों ने अगर इस डिमोनिक एनर्जी को नोटिस कर लिया जो दाव कोल्ड्रोन के अंदर से आ रही है तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और जितना अभी तक मैंने सब कुछ किया होगा वो बिल्कुल पानी में मिल जाएगा, बस मुझे किसी तरह कुछ देर के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे वो ब्रिज से उतरते तो जो वांग होता है वो कहता है कि शुक्र है ये फीलिंग इस ब्रिज से उतरने के बाद खत्म हो गई, पर अब मैं और नहीं चल सकता। और फिर वो वहीं पर गिर जाता है। और जैसे निंग उसे गिरता हुआ देखती है तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोई मदद करो। और उसकी आवाज सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं इनर डिसेबल्स वो सारे मार्शल आर्ट के एरिया में आ जाते हैं। और जो किंग होती है वो भी बिल्कुल उसके पास बैठी होती है और वो पूछते है कि यंग मास्टर क्या हुआ, आप ठीक तो है? और जो अपना वांग होता है वो भी आराम से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि मिस किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो गैथरिंग पिल मुझे दी थी उसने मेरी यहाँ पे बहुत मदद करी है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पर वो दिल दिल में कहता है कि ये जो फीलिंग थी ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कुछ अजीब सी थी, क्योंकि इसकी वजह से जो दाव कोल्ड्रन था वो रिएक्ट कर रहा था इस ब्रिज के अंदर कुछ तो ऐसा है और मुझे यहाँ पे एक मौका पाकर पता तो करना पड़ेगा कि इस ब्रिज के अंदर ऐसा है क्या। पर वह भी वहाँ पे एक बेल बजती जिसे सुन के अपना वांग कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि दाव सिक के अंदर ये बेल जरूर बजेगी, क्योंकि ये यहाँ का ओरिजिन जो है और ये बेल यहाँ पे कोई इविल इंटेंशन वाले बंदे या डिमोनिक पाथ वाले बंदे को रिवील कर देती है और उसका तुरंत भी सामने ले आती है। पर दाव कोल्ड्रन के लिए काफी नहीं होने वाला है, क्योंकि दाव कोल्ड्रन इससे काफी ऊपर है। पर वो भी वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि वेलकम बैक सेंटस, हम आपका इंतजार कर रहे थे। और ये आवाज सुन के अपना वांग कहता है कि दाव सिक की सेंटस मेरी मेमोरी के अंदर ये मेरी डिसेबल थी। और जो नियान होती है वो भी सामने से उड़ते हुए आ रही होती है और वो सबको आगे कहते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरे कहने पे यहाँ पे आए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मार्शल आर्ट को कंपटीशन होने वाला है रेटियस सेक के अंदर, तो आप सब लोगों ने अपना बेस्ट देना और हमारी ट्रू पावर को दिखाना सब लोगों के सामने कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पर वो भी वो दिल दिल में कहती है कि एक मिनट यहाँ पे कुछ अजीब सा तो है, यहाँ पे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही जो जानी पहचानी सी है। और फिर वो अपने वांग को देखते हुए कह रही होती है कि क्या ये बंदा वही है। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पे फाइनली खत्म हो जाता है। और हमें जितने भी इस मानवा के चैप्टर थे वो मैंने सारे इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए, तो कमेंट में जाके ये प्लीज मत लिखना कि नेक्स्ट पार्ट, उसकी बजाय तुम मेरे को रिकमेंड कर सकते हो कोई न्यू मानवा, या बता सकते हो कि मैं कौन सी मानवा को वापस कंटिन्यू करूँ, कोई पुरानी वाली। और माफ करना कि ये वीडियो मैं काफी देर से डाल रहा हूँ, पर वजह ये थी कि मेरे को जरा फीवर हो गया था, वरना मैं डिले करने का नहीं सोच रहा था। पर तुम लोग जाके जरा सपोर्ट दिखाना और मैं वादा करता हूँ कि जो न्यू वीडियो वो बहुत जल्द आएगी। पर अभी के लिए बाय बाय, तुम सब अपना ख्याल रखना एंड पीस आउट।